चलो भाई, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, सबसे लास्ट चैप्टर अपने पूरे सिलेबस का। किसका ऑक्सीडेशन? एसिडिक एंड बेसिक K2Cr2O7 ही बस। और अगर जरूरत होगी भी तो जिस समय हम लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर बनाना चालू करेंगे ना, तो उसी में देखेंगे कि उस क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी कितनी है। मतलब जो चीज़ का ज़रूरत नहीं है उसको अननेसेसरीली और दिमाग में ठूस करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अपना टारगेट क्या है कि अपना पास परसेंटेज भी अच्छा हो, और सिर्फ पास परसेंटेज ही नहीं, अपना थोड़ा रिजल्ट भी अच्छा हो, है कि नहीं। तो इसलिए जानबूझ के उसको छोड़ा है, क्योंकि उसके आने की फ्रीक्वेंसी कम रहती है। K2Cr2O7 का तो पक्के से रहता ही रहता है, एसिडिक और बेसिक। KMnO4 बहुत रेयरली। तो इसलिए देखेंगे जब सैम्पल क्वेश्चन पेपर और रिवीजन स्टार्ट होगा, तो वो अगर फ्रीक्वेंटली पूछ रहा होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी तो कर लेंगे। ठीक, चलो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा अपने 12th के सिलेबस का सबसे लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ था, वो है लेसन नंबर 9। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेसन एंड चैप्टर? बताओ। ओ माय गॉड। और लेसन? अच्छा, चैप्टर का मतलब वो पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट, फिर वो प्रोज हो चाहे मतलब पोइट्री हो, प्रोज हो चाहे पोइट्री हो। और लेसन मतलब उससे क्या अपने को सीखने मिला। शाबाश। ठीक है, तो फिर आपकी इस बात से मैं बहुत सहमत हूँ। तो मैं चैप्टर नंबर 9 लिख देता हूँ, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या? अमीन्स। ठीक, डन। हाँ, कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है क्या अपना? मुझे तो लग रहा है कि जैसे वो हो गया है। क्या? चैप्टर का मतलब एक, जैसे एक पैराग्राफ तुमको मिला, वो चैप्टर है। उस चैप्टर को पढ़ के तुम क्या सीखी, वो लेसन है। हाँ, तो वो क्या करना चाहोगे, अमीन्स पढ़ोगे पहले कि कोऑर्डिनेशन पहले निपटा दें? कोऑर्डिनेशन छोटा है, जैसी इच्छा। वो वाला जो है वो अभी अभी DNF ब्लॉक किए हो, तो ये वाला थोड़ा सा आसान पड़ेगा। और इसमें हम लोग पूरा इनऑर्गेनिक छोड़ के फिर जाएंगे ऑर्गेनिक, फिर आएंगे इनऑर्गेनिक, जो आप बोलो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एक चीज तो आपको समझ में आ रही होगी, ये जो वर्ड है कोऑर्डिनेशन, इसको मतलब कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये बताओ ईमानदारी से, क्लास 11th में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़े हो? क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 4 था, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसमें था टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो उसमें चलो मैं एक रिकॉल करा देता हूँ आपको। अगर जैसे कि मान लो ये ऐसा है, दो एटम्स, और इनके बीच में ये जो बॉन्ड के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों ने इक्वली कंट्रीब्यूट किए, तो उस कंडीशन में इसको आप क्या नाम देते हैं? इसको आप नाम देते हैं कोवेलेंट। कोवेलेंट की खासियत क्या रहती है कि दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है। डन। लेकिन अगर मान लो कंडीशन ऐसी हो कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक के पास हो कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, और एक के पास हो कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। तो एक जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है वो कितना, 2 इलेक्ट्रॉन का पूरा पूरा पेयर इसके साथ शेयर करेगा ना। तो इस कंडीशन में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कहलाता है क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी अपने आप में एक तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में आइडियली एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक के पास 6, एक के पास 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। ये तो डन। चलो, अब इसमें फिर एक चीज समझ में आ गई अपने को कि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन वाला है वो इलेक्ट्रॉन देगा तब जाके बॉन्ड बनेगा, यही ना। ठीक, यानी
ये वो स्पीशीज है जो आके अटैक करने वाला है और इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है। इसीलिए अगर आप लोगों के स्कूल में ये चैप्टर हुआ रखा है तो आपको मालूम होगा कि ये जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड हमेशा उन्हीं स्पीशीज को लिया जाता है जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ठीक, जैसे कि Cl माइनस, ठीक, जैसे कि चलो ये नहीं, जैसे कि मान लो H2O, ठीक, तो इन सब का क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट रखा पड़ा है। तो ऑक्टेट कंप्लीट होना एक मस्ट क्या बोलना चाहिए, कंडीशन है, किसके लिए, लिगेंड्स के लिए। डन। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आने के पहले अपने को एक चीज़ देखना है कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, हम लोगों ने अभी तक सॉल्ट्स देखे हैं दो तीन तरीके से। कैसे कैसे? सबसे पहला होता है सिंपल सॉल्ट, या जिसको आप कहते हैं मॉलिकुलर सॉल्ट। क्या होते हैं बेटा, याद करके बताओ तो। सिंपल सॉल्ट या मॉलिकुलर सॉल्ट, जिनमें सिर्फ एक ही कैटायन और एक ही एनायन होगा। जैसे NaCl, NaCl में कितना कैटायन कितना एनायन है, एक ही टाइप का। वो जो है ना, वो मतलब टाइप मान के चलो, एक एक टाइप का। ठीक, जैसे NH4 ट्वाइस NO3, ट्वाइस आएगा, ट्वाइस आएगा, ट्वाइस नहीं आएगा बेटे, क्या कर रहे हो यार। नाइट्रेट का खुद का -1 होता है और अमोनियम +1 होता है। इन चीज़ों को याद रखो भाई, ये रखना पड़ेगा दिमाग में। ठीक, सिमिलरली आप देखिए कॉपर सल्फेट CuSO4, इसमें कॉपर और सल्फेट एक ही एक स्पीशीज है ना ये तो। ठीक, अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंस वाला चाहिए तो जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट। अब इसमें क्या है, इसमें आपके पास 2 एल्यूमिनियम +3 आएगा और 3 SO4-2 आएगा। क्लास 9 में जो किए हम लोग, यहाँ पे 2 और 3 होने का मतलब क्या है कि ये आपको कैसे मिला था भाई, ये इसका चार्ज क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ था और ये इसका चार्ज क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ था, जो आप क्लास 9 में सीख चुके हो। डन। चलो, तो ये होती है वैरायटी क्या, सिंपल सॉल्ट, जिसमें एक ही टाइप का कैटायन और एक ही टाइप का एनायन। अब एक चीज़ हो सकती है कि आप एक से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट को आपस में एक रेशियो में मिला दो और उनके रेशियो में मिलने के बाद एक नया ही कंपाउंड बन के तैयार हो, जिसको आप कहते हैं डबल सॉल्ट। ठीक, तो अब डबल सॉल्ट में आपके पास जो एनायन जो है वो एक ही स्पीशीज का होगा जनरली, और कैटायन जो है वो अलग अलग स्पीशीज का हो सकता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो आपको मालूम है वो है FAS। क्या चीज़ है ये, स्कूल में टाइट्रेशन में किया होगा, फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको आप बड़े प्रेम भाव से कहते हैं मोर सॉल्ट। सुना ये, टेस्ट करना भी नहीं है, टेस्ट करना है बेटे। फेरस सल्फेट, साथ में अमोनियम सल्फेट और साथ में n नंबर ऑफ H2O। ठीक, H2O का काम होता है सिर्फ और सिर्फ जो एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन है उसको बैलेंस करना। क्लास 10th में आप लोगों ने ऐसा ही एक नाम पढ़ा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं, याद करो, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस डबल सॉल्ट नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं किसके लिए, H2O के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोगों ने क्या देखा था, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, याद है? ठीक है, अगर ये याद है तो इसी टेबल में एक चीज और थी, यहां लिख देता हूं मैं, ब्लू विट्रियोल। अब याद करो भैया ये क्या था,
बिल्कुल था। ब्लू विट्रियोल होता है कॉपर सल्फेट। ठीक, याद आया कुछ? अब हुआ क्या, ये तो हो गए सिंगल टाइप के सॉल्ट, लेकिन आप जब अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स को क्या करो, आपस में एक स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में मिक्स करो और एक नए ही टाइप का सॉल्ट बन के तैयार हो, तो वो कहलाता है डबल सॉल्ट। जिसमें का एक एग्जांपल तो है मोर सॉल्ट, एक एग्जांपल है ये क्या चीज़ है भाई बताओ? एलम क्या होता है ये? नहीं बेटे, अब एलम एल्यूमिनियम को प्यार से मैं थोड़ी उसका नाम छोटा कर रहा हूँ। हर्षवर्धन को हर्ष ऐसा थोड़ी बुला रहे हैं। हाँ जी, ALUM है। इतनी गंदी हैंड राइटिंग नहीं है मेरी। ये AL, ये U, ये M। एलम क्या है बेटा? एलम वैसे एक इंग्लिश का वर्ड है। शट अप। फिटकिरी नहीं है वो, फिटकरी है। अब ये जो फिटकरी है एलम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कुछ कुछ तो याद आना चाहिए बेटा। फिटकरी क्या बोलते हैं इसको केमिकली? ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट n नंबर ऑफ H2O। तो ये भी क्या है? एक तरीके का डबल सॉल्ट। डन। ये भी डबल सॉल्ट है। एनायन एक टाइप का और कैटायन दो अलग अलग टाइप के। डन। ये इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की। अब यहां पे जब आप ये सिंपल सॉल्ट और डबल सॉल्ट के बाद आगे बढ़ते हो, डबल सॉल्ट में भी क्या है, ये जितने भी सॉल्ट हैं ये स्टोइकियोमेट्रिकली एक दूसरे से बाइंड है। इनके बाद एक नेक्स्ट कंडीशन आती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, और यही चीज है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये ही अपने को पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी अपने आप में एक सॉल्ट है, लेकिन ये बाकी सॉल्ट से कैसे अलग है? क्योंकि इसमें क्या मिलेगा अपने को? कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी किसके किसके बीच में? मेटल और लिगेंड के बीच में, जिसमें लिगेंड जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट वाला होता है। मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। अगर स्कूल में पढ़ा हुआ कुछ कुछ याद हो तो आपको मालूम होगा ये लिगेंड ही आता है वर्नर थियरी के अकॉर्डिंग अटैक करने किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। और सेंट्रल मेटल एटम जितने लिगेंड्स को एडजस्ट कर पाता है अपने आयोनाइजेशन स्फीयर में कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में वही कहलाता है फिर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, और उसी बेस पे जज होता है कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। याद आ रहा है कुछ? इनर ऑर्बिटल होगा, आउटर ऑर्बिटल होगा, मतलब sp3d2 होगा कि d2sp3 होगा, dsp2 होगा या sp2d होगा। तुम लोगों को तो ये प्रैक्टिस भी करवाया मैंने। क्या? नहीं, उसमें sp3 नहीं आता। sp3 वाला ही जो है वो फिर sp2d और dsp2 हो जाता है, क्योंकि उसमें टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर वाली कंडीशन आ जाती है। ठीक, तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या? इसको हटा ही देता हूं मैं। अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं इनमें इनकी खासियत क्या है? अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल रहे हैं तो इसमें आपको हमेशा एक क्या मिलेगा बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट। डन। इस स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा एक होगा सेंट्रल मेटल एटम। अब ये जो सेंट्रल मेटल हम लोग बोल रहे हैं, तो मेटल बोलने का मतलब ये कौन से ब्लॉक का हो सकता है?
प्रेफरेबली तो ये डी ब्लॉक का होगा, और ये डी ब्लॉक के अलावा पी ब्लॉक का भी हो सकता है। ठीक, ये एस ब्लॉक से भी ले सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, इसके पास होना चाहिए वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिसमें वो लिगेंड से आने वाले इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट कर पाए। ठीक, यानी अगेन इस वाले में फिर क्या चीज के इर्द गिर्द घूमने वाला है चैप्टर, डी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, चलिए, तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, अब ये अच्छा मेटल है तो ये कौन से चार्ज वाला होगा, प्लस। कैटायन होते हैं ना, जितने भी मेटल है वो सब कैटायन होते हैं, तो कैटायन के चार्ज को बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, एनायन। तो इसके साथ में ये जो भी स्पीशीज, इसमें जो भी चीज आती है वो कहलाती है क्या, लिगेंड्स। ठीक, और अगर इन लिगेंड्स के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड्स है उनके बाद भी इस सेंट्रल मेटल एटम का कुछ चार्ज बच जाए, तो यहां फिर से कौन आएगा, फिर से लिगेंड्स ही आएंगे। लेकिन ये जो अंदर वाले लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के कारण कभी भी पानी में डिसॉल्व होने पे इनको नहीं छोड़ के जाते, जबकि ये आराम से छोड़ के जाएंगे, यानी कि इंडिपेंडेंट आयन बनाएंगे। इसलिए इतना हिस्सा कहलाता है आयोनाइजेशन स्फीयर, और इतना हिस्सा बाहर वाले के कारण आपसी मतभेद नहीं करता, रिश्ता नहीं तोड़ता, तो ये कहलाता है क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। डन। ये चीजें सारी सिस्टमेटिकली लिखाऊंगा और आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ये पूरा का पूरा हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, ये सारे के सारे पोस्टुलेट्स हैं वर्नर थियरी के, वर्नर्स थियरी। डन, चालू करें फिर। ठीक है भाई, हेडिंग डालिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और इसमें सबसे पहले जो सबसे काम की चीज है जो मैं लिखाऊंगा, उससे पहले अगर इसमें कुछ लिखना है तो लिख लो, तो जल्दी जल्दी से।
डल गई हेडिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड वर्नर्स थियरी। आपकी बुक में अगर देखोगे तो वर्नर्स थियरी के ना सिर्फ 4 पोस्टुलेट दिए हैं, वो भी शॉर्ट शॉर्ट में, ठीक। लेकिन हम उन चारों को बिल्कुल इजी, जैसा समझे हैं इसको वैसे करके ही लिखने वाले हैं। चालू करें बेटे, चलो पहला पोस्टुलेट, ऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कंप्राइज्ड ऑफ, लिखो जल्दी जल्दी, ऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कंप्राइज्ड ऑफ कोलॉन का साइन, वेरी गुड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। अरे कोलॉन का साइन देखिए सामने लिखना है भाई, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। कोलॉन का साइन ही नहीं दिया बेटा, हाँ वहां पे सामने लिखो, उधर सामने लिखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। डन। लाइन चेंज कीजिएगा, पॉइंट नहीं, फर्स्ट पॉइंट में ही लिख रहे हैं हम लोग, लाइन चेंज करके लिखो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर consisting of a CMA, ब्रैकेट ओपन करके लिखिएगा, सेंट्रल मेटल एटम। ये इसका फुल फॉर्म है, लेकिन इस चैप्टर के खत्म होने तक हम लोग इसको क्या नाम से जानेंगे, CMA, ठीक, सेंट्रल मेटल एटम। एंड secondary valencies, comma, while the ionization sphere consisting of valencies that are primary, डन। चलो नेक्स्ट पॉइंट, द सेकेंडरी वैलेंसीज आर कॉल्ड, हाफ पेज जगह छोड़ दो, उसके बाद लिखना चालू करो, आयुष की कॉपी से कॉपी कर लेना। चलो, द सेकेंडरी वैलेंसीज being called the secondary ligands, सेकेंडरी कहां पे बेटा, इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ मतलब CMA के साथ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, जबकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर में कौन है, प्राइमरी वैलेंसी। डन। अभी मैंने आपको समझाया कि जब इस कंपाउंड को आप पानी में घोलोगे, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, जैसे K4FeCN6, ये आप लोग बचपन से कई बार देखे होगे लिखा हुआ, 10th में तो था, 11th में तो देखा ही होगा, 11th में ये वाला आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन रेडॉक्स वाले चैप्टर में, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, उसमें तो है ये, ठीक। चलो जैसे कि ये, अब बताओ तो भाई, जितना अभी लिखा उसके हिसाब से आप क्या पहचान पा रहे हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा है, ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जबकि ये है आयोनाइजेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये क्या है,
सेंट्रल मेटल एटम। और सेंट्रल मेटल एटम के साथ में ये जो आया है, ये सेंट्रल मेटल एटम की सेकेंडरी वैलेंसीज। और ये क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर, जो क्या है, इस सेंट्रल मेटल एटम की प्राइमरी वैलेंसीज। डन। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि जब इसको पानी में घोलेंगे तो कौन आयोनाइजेशन स्फीयर की जो चीजें हैं वो पानी में घुल जाएंगी, आयन बना लेंगी, मतलब उसको केमिकली आप टेस्ट कर लोगे, लेकिन ना तो आयरन का टेस्ट कर पाओगे ना ही साइनाइड का टेस्ट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो नाम है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो प्रोमिनेंटली किनके बीच में है? उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर बैठे सीएमए और उसके सेकेंडरी लिगेंड के बीच में। डन। चलो इसी को लिखना है। क्या लिखा? द सेकेंडरी वैलेंसीज बीइंग कॉल्ड सेकेंडरी लिगेंड्स। ये क्या लिखा है, लिगेंड की स्पेलिंग? हाँ ठीक है। लिगेंड्स आर आयोनाइजेबल है कि नॉन आयोनाइजेबल है? सेकेंड नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल and thus are not chemically recognizable, not chemically recognizable, यानी कि केमिकली आप उसको टेस्ट करके पता नहीं लगा सकते कि वो क्या चीज है। लाइन चेंज, while the primary valencies located in ionization sphere are ionizable and thus chemically detectable, क्यों है भाई केमिकली डिटेक्टेबल? जब पानी में घोलेंगे तो ये अपना इंडिविजुअल आयन प्रोड्यूस करके देंगे। डन। तीसरा पोस्टुलेट, द नंबर ऑफ सेकेंडरी लिगेंड्स। हाँ नेक्स्ट पॉइंट है ये तीसरा पॉइंट हो रहा है ना? कहा भैया? वाइल वाला जो है वो उसी सेकंड पॉइंट का पार्ट है। द सेकेंडरी वैलेंसीज डिटरमाइन कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या लिखा? ठीक है, वैसे लिख लो। द नंबर ऑफ सेकेंडरी लिगेंड्स determine the coordination number of CMA. Determine the coordination number of CMA. और एक चीज आप दिमाग में बिठा लो, लास्ट ईयर आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन बहुत सारे टाइप का पढ़ा होगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में आपके पास सिर्फ दो ही कंडीशन रहती है। क्या क्या? या तो ये जो CMA है इसके साथ में जो सेकेंडरी लिगेंड्स हैं वो या तो 4 होंगी टोटल, अब वो एक ही स्पीशीज की हो या अलग अलग स्पीशीज की मिला के हो, या तो होंगी 4, या तो होंगी इस CMA के साथ में सेंट्रल मेटल एटम्स का नंबर 6। 4 और 6 के अलावा कोई दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर होता ही नहीं है। अब 4 और 6 में भी फिक्स हो जाता है कि अगर 6 है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगा या तो D2sp3 या तो sp3D2। ठीक, दोनों ही कंडीशन में आपको ज्योमेट्री क्या मिलती है? ऑक्टाहेड्रल। जबकि जब 4 होता है तो 2 ऑप्शन आते हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल जो कि थोड़ा रेयर है, जबकि दूसरा होता है स्क्वायर प्लेनर जो कि थोड़ा सा कॉमन है। डन।
इसकी कंडीशन में जो हाइब्रिडाइजेशन आता है, अगर टेट्राहेड्रल होगा तो ही मिलेगा आपको sp3, लेकिन स्क्वायर प्लेनर होगा तो होगा या तो sp2d या तो होगा dsp2। डन। इतनी चीजें ही है, चैप्टर खतरनाक आसान। अब बताओ तो भाई, इस हिसाब से चुपचाप आंख बंद करके बता लोगे इसका शेप क्या होगा? बस, कितना आसान है। लेकिन D2sp3 या sp3d2, उसके लिए आपको चाहिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से ये जो लिगेंड है, ये अगर वीक फील्ड होगा तो sp3d2, तब D बाहर लिखाता है, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो D2sp3, तब D पहले लिखाता है। ठीक, चलिए ये हो गया भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लिखा इस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CMA एंड ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड, ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड। डन। चलिए एक लास्ट पोस्टुलेट, क्योंकि जब आप इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन करेंगे कैसे उसमें डायग्राम में, तब इस चीज की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द CMA ऑलवेज एक्ट एज, द CMA ऑलवेज एक्ट एज पॉजिटिवली चार्ज्ड होस्ट या मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? माचिस। मैथ्स का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स अलग है। बायो में मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जैसे अगर सेल है, सेल में सारे सेल ऑर्गेनल्स किसमें एम्बेडेड हैं? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म कहलाता है मैट्रिक्स, यानी कि जो प्लेटफॉर्म है वो, जिसपे सारी चीजें टिकी हुई हैं, सारी कहानी जिसकी इर्द गिर्द घूम रही है। तो सेंट्रल मेटल एटम जो है वो कैसा होता है बेटा? होस्ट या मैट्रिक्स। क्या लिखा? द CMA ऑलवेज एट नहीं, एक्ट एज पॉजिटिवली चार्ज्ड होस्ट और मैट्रिक्स, होस्ट और मैट्रिक्स, and always attacked by, and always attacked by negatively charged, always attacked by negatively charged ligands। ये तो अभी लिखते टाइम हम लोगों ने देख लिया कि लिगेंड जो है वो नेगेटिव एंड से आएंगे अटैक करने के लिए, लेकिन अभी हम लोग इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालने वाले हैं, क्या? टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। उसमें आपको बताऊंगा कि लिगेंड नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, और क्या न्यूट्रल भी होता है। पॉजिटिव लिगेंड सिर्फ और सिर्फ आपको कब मिलेगा? जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक हो, जैसे वो K4Fe6, इसी में देख लो। K4Fe6 में ये क्या है? K कैसा रहता है बेटा? K पॉजिटिव ना, ठीक। और पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि ये जो स्फीयर है इसके ऊपर यहाँ पे कितना है? 4 है, मतलब 4K प्लस, यानी कितना चार्ज हो गया टोटल? प्लस में 4, यानी इस स्फीयर के ऊपर कितना चढ़ा रहा होगा? तो पॉजिटिव लिगेंड आपको सिर्फ तभी मिलता है जब आपके पास एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, अदरवाइज नहीं। डन। चलो ये तो हो गई क्या वर्नर्स थ्योरी की बातें। क्या लिखा लास्ट पॉइंट? लिगेंड्स, फुल स्टॉप, लाइन चेंज कर लो, या फिर इसको एक अलग पोस्टुलेट ही बना लो। रिप्रेजेंटिंग द सेकेंडरी लिगेंड, रिप्रेजेंटिंग द सेकेंडरी लिगेंड। बेटा सेकेंडरी लिगेंड आयोनाइजेबल है, नॉन आयोनाइजेबल है? नॉन आयोनाइजेबल है, यानी कि जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आप एक रेगुलर लाइन यूज करेंगे जब इसका डायग्राम बनाते हैं तब। जबकि प्राइमरी लिगेंड क्या है? आयोनाइजेबल है, मतलब वो वीक होना चाहिए, टूटना चाहिए। तो ये प्राइमरी लिगेंड जो है वो डॉटेड लाइन से शो होती है। अब ये कैसे? आपकी बुक में देखिएगा डायग्राम्स दिए होंगे, जैसे इसी को देख लो, ये Fe, ये Cn,
ये Cn, यहाँ पे Cn, Cn, यहाँ पे Cn, यहाँ पे Cn, हो गए 6 ठो Cn। अब ये जो शेप बना है, ये शेप कैसा है, एक कॉपी दो कोई। ये जो स्क्वायर बनाया है वो असल में ये प्लेन है जिसमें बीच में आयरन और इधर साइनाइड साइनाइड साइनाइड, एक साइनाइड जो है वो अबव द प्लेन, एक साइनाइड बिलो द प्लेन। तो जब ये जो ऊपर में साइनाइड है इससे आप मिलाओगे तो ये 1 2 3 4 और नीचे वैसे ही 4 फेस बनेंगे। तो इसीलिए कितने टोटल नंबर ऑफ फेस कितने बने, 8। इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जब 6 रहेगा तो ऑक्टाहेड्रल। हेड्रल वर्ड का मतलब ही होता है फेस। डन। तो ये तो रेगुलर लाइन से क्यों शो हुए, क्योंकि ये सेकेंडरी वैलेंसीज जो कि, बोलो ना, जो कि आयोनाइजेबल की नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल। लेकिन अगर इनकेस इसी डायग्राम में आप किसको शो करना चाहो, चारों के को, जो क्या है कंप्लीटली आयोनाइजेबल है, अब आप क्या करेंगे, यहां पे इसको ऐसा डॉटेड लाइन से शो करेंगे। ठीक, 4 है तो रैंडमली चाहो तो इधर पे बिठा दो, या तो रैंडमली आप उसको क्या बोलते हैं उसको 90-90 डिग्री पे भी शो कर दोगे तो चलेगा। लेकिन आप देखना बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है, उसमें जो सेकेंडरी सॉरी जो आयोनाइजेशन स्फीयर वाली प्राइमरी वैलेंसी है वो ऐसी डॉटेड लाइन से शो की हुई है। डन। क्या लिखे, रिप्रेजेंटिंग द सेकेंडरी लिगेंड्स, दोज आर द नॉन आयोनाइजेबल, दोज आर द नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल, कॉमा ऐसा, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना और ऐसे कर दो, डबल इन्वर्टेड में कर दो, ब्रैकेट में लिख दो, रेगुलर लाइन इज यूज्ड, रेगुलर लाइन इज यूज्ड while the primary valencies, while the primary valencies, थोड़ा लिख भी ले, while the primary valencies being ionizable, being ionizable are represented by ऐसा, ब्रैकेट में लिखेंगे डॉटेड लाइन। डन। वर्नर थ्योरी, अब पूरा डेप्थ में हम लोग समझ गए कि वर्नर थ्योरी ने ही क्या किया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। तो जितनी चीजें भी आप जान रहे हो वो सब, मैं तो कहता हूं कि ये सारे पोस्टुलेट्स याद करने की भी जरूरत नहीं है। ये समझ लो कि इसमें क्या क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम कैसा चार्ज का होगा, कैटायन, उसको बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, लिगेंड। तो जो सेंट्रल मेटल एटम के चार्ज को बैलेंस करने के लिए आता है वो होता है कौन सा लिगेंड, सेकेंडरी। लेकिन जो लिगेंड इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज को बैलेंस करने आएगा वो होगा प्राइमरी। आ रहा है ना लॉजिक समझ में। इसलिए तो क्या हुआ था, ये क्यों आया, क्योंकि इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज बैलेंस करना था। फिर और उसमें क्या मालूम चला अपने को, क्या क्या मालूम है, जब पानी में घोलते हैं यानी कि एट द टाइम ऑफ डिसोसिएशन ना तो सीएमए केमिकली डिटेक्टेबल है ना ही उसकी सेकेंडरी वैलेंसीज, लेकिन जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयोनाइजेबल है यानी कि केमिकली डिटेक्टेबल भी होगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलने लग गए कोऑर्डिनेशन स्फीयर और इसको बोलने लग गए आयोनाइजेशन स्फीयर। डन। अगला पोस्टुलेट क्या लिखा अपन ने कि जितने भी सेकेंडरी लिगेंड है वही डिसाइड करने वाले हैं कि मॉलिक्यूल का शेप क्या होने वाला है, या तो कैसा जा रहा है वो स्क्वायर प्लेनर या तो ऑक्टाहेड्रल। डन। क्योंकि दो ही कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्या क्या, 4 या 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितने भी टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी लिगेंड्स होंगे इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वही कहलाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। डन। और लास्ट पोस्टुलेट, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल है इसलिए इसको कैसे, रेगुलर लाइन से, और प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है इसलिए इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं। डन। चलिए अब हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स।
टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। अब लिगेंड्स को क्लासिफाई करने के आपके पास दो ही सबसे इजी रास्ते होते हैं जिनसे आपका पूरा काम चल जाएगा। पहला तो है चार्ज। चार्ज के बेस पे आपको मालूम है कितने टाइप से चार्ज के बेस पे आप बांट सकते हो? 3। कौन कौन से? एक तो हो जाए वो जीरो चार्ज वाला यानी कि न्यूट्रल, लेकिन एक तरफ आप बोल रहे हो कि न्यूट्रल भी हो, दूसरी तरफ ये सेंट्रल मेटल एटम यानी पॉजिटिव के पास अटैक भी करने जाए, कैसे पॉसिबल है? एक ही पॉसिबिलिटी है कि उसके पास क्या रहे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि NH3। चार्ज खुद का कुछ नहीं है लेकिन लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के सहारे जाएगा किधर? CMA के पास। ठीक, और एग्जाम्पल चाहिए? ये लो H2O। और एग्जाम्पल चाहिए? बिल्कुल ले लो EN का मतलब इथेन 1,2 डाइएमीन, इसी को इथाइलिन डाइएमीन भी बोलते हैं। कैसा शेप, क्या स्ट्रक्चर बनेगा? इथेन 1,2, नंबरिंग कहीं से भी दे दो, एक को 1 एक को 2 मिलेगा, अमीन। ये लीजिए भाई, तो ये क्या है? ये भी न्यूट्रल लिगेंड ही है। और ऐसे जितने भी चीजें जो क्या होंगी, जिन पे खुद का चार्ज ना हो लेकिन उसके पास क्या रहे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको आप किस में काउंट करने वाले हो? न्यूट्रल लिगेंड। ठीक, चलो दूसरी चीज, अगर न्यूट्रल नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? वो नेगेटिवली चार्ज्ड। नेगेटिवली चार्ज जो लिगेंड है ये अपने को प्राइमरी वैलेंसी भी में मिलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी भी में मिलते हैं। डन, चलो इसमें तो ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों में मिलेगा। इसका एग्जांपल क्या क्या? Cl माइनस, OH माइनस और Cn माइनस, Br माइनस एटसेट्रा, बहुत सारे हैं उसमें तो, जैसे कार्बोनेट, ऑर्बोनेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, जितना भी है वो सब उसी में काउंट होगा। हाँ, आयोडाइड, आयोडीन नहीं, आयोडाइड। और न्यूट्रल और नेगेटिव के बाद अब आते हैं किसमें? पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। पॉजिटिव लिगेंड सिर्फ तभी होगा जब आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा रहे? माइनस चार्ज वाला, यानी कि एनायनिक। यानी इनको तो सिर्फ और सिर्फ आप प्राइमरी वैलेंसी के फॉर्म में ही देख पाओगे। ठीक, वो भी कब? ओनली when the coordination sphere is anionic। डन, चलो इतना सा जल्दी से लिख के दिखाओ। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन का दूसरा क्राइटेरिया। अच्छा, ये दिमाग में बिठा के रखना भाई, लिगेंड आप किसको बना सकते हो कभी भी? थोड़ी देर पहले मैंने बताया, लिगेंड बनने की शर्त क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। और अगर थोड़ा सा डेप्थ में जाओ और मैं आपसे पूछूं कि अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जितने भी लिगेंड है वो क्या होंगे? लुईस एसिड की लुईस बेस। चलो मैं शॉर्ट में याद दिला देता हूं, लुईस कॉन्सेप्ट है क्या चीज? पक्का? वेरी गुड। लुईस कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा? कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग स्पीशीज होगा, मतलब जो क्या कर दे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, वो होता है लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेस। और जो भी चीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले वो चीज होती है एसिड। ये तो डन। ठीक, अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी माइनस को एक्सेप्ट करने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए वो क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। तो दुनिया में जितने कैटायन है वो सब क्या होते हैं? लुईस एसिड। ठीक, जबकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है मतलब उसके पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या तो एक्स्ट्रा में माइनस चार्ज हो, या तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, तभी वो दे पाएगा। तो ऑक्टेट कंप्लीट है मतलब कि दुनिया में जितने लिगेंड है नेगेटिव वाले वो सब किस में काउंट होंगे बेटा? लुईस बेस। डन।
चलो ये हो गया लिखना, लिखो लिखो लिखो। अगला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। अब ये डेंटिसिटी क्या है? डेंटिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ अटैचमेंट साइट्स, या एनसीईआरटी चाहती है कि आप इसी अटैचमेंट साइट को जाने लिगेंडिंग साइट्स के नाम से। यानी सीधे सीधे बोले तो कोई भी लिगेंड जितने अटैकिंग साइट प्रोवाइड कराएगा वही है उसकी डेंटिसिटी। डन। तो डेंटिसिटी के बेस पे आपके पास पहली कंडीशन हो सकती है मोनोडेंटेड। एनसीईआरटी चाहती है कि आप इसी को किस नाम से जाने? यूनिडेंटेड के नाम से। तो मोनो और यूनि कब आता है? जब डेंटिसिटी कितनी हो? बस, वेरी गुड। क्या चीज? डेंटिसिटी। देखो डेंटिसिटी का मतलब है कि कोई भी लिगेंड कितने अटैचमेंट साइट प्रोवाइड कराएगा या कितने तरीके से जाएगा उसको अटैक करने के लिए सीएमए को। क्योंकि वर्नर थियरी क्या बोलती है? सीएमए हमेशा क्या होता है? मैट्रिक्स, और उसके ऊपर आता है अटैक करने कौन? लिगेंड। तो अब लिगेंड अगर एक ही हाथ से मुक्का मारने वाला है तो वो क्या होगा? मोनोडेंटेड। अगर दोनों हाथ से मुक्का मारने वाला होगा तो बन जाएगा वो बाइडेंटेड। और अगर दो से ज्यादा मतलब दोनों हाथ और ऐसे ऐसे पैर वैर मारने लग जाए तो पॉलीडेंटेड। बस सीख गए। और अगर जरूरत पड़ने पे वो जा रहा है दो हाथ से मुक्का मारने, जरूरत पड़ने पे वो पैर भी यूज कर ले तब एम्फीडेंटेड या एम्बीडेंटेड, जो डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। मैं लिखा रहा हूँ, टेंशन की ले रही। यस, उड़ के। चलो, तो मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड होने का मतलब क्या है? वो एक ही अटैच साइट दे रहा है, एक ही अटैचमेंट साइट। और एक अटैचमेंट साइट का मतलब अगर नेगेटिव चार्ज है तो कितना? Cl-1, ठीक, Cn-1। मतलब माइनस में अगर 1 चार्ज है तो इसका मतलब कितना अटैचमेंट साइड मिल रहा है उसको? 1। ऐसे ही OH-1, Br-1, I-1। ये तो चार्ज की बात होगी। अगर लोन पेयर चाहिए तो कितना लोन पेयर चाहिए रहेगा उसको मोनोडेंटेड होने के लिए? एक ही लोन पेयर, जैसे कि NH3, जैसे कि H2O। भले ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है लेकिन देता तो वो एक ही लोन पेयर है ना, एटसेट्रा। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है? कि वो हो बाइडेंटेड लिगेंड। और बाई का मतलब 2, यानी ये वो लिगेंड होंगे जो एक बार में कितना अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करेंगे? 2, यानी कि 2 हाथ से अटैक करें। तो इसके पास चार्ज कैसा होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 2। एग्जाम्पल सल्फेट है माइनस में 2 चार्ज। एग्जाम्पल कार्बोनेट है माइनस में 2 चार्ज, ठीक है। एग्जाम्पल ऑक्सलेट, ये है ऑक्सलेट, C2O4-2। बनता कैसे है भाई? इधर देखो, इस ये है आपका ऑक्सिलिक एसिड। अगर दोनों जगह से आप H+ हटा लो तो क्या बचेगा? यहां पे भी माइनस, यहां पे भी माइनस, C2O4-2। तो ये भी क्या है? बाइडेंटेड। चलो, ये तो हो गई चार्ज वाली बात। अगर आप क्या लो? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लो, तब कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। एक एग्जाम्पल देखा है अपन ने अभी अभी, En। और ये जो ऑक्सलेट है इसी को आपको मिलेगा, थोड़ा अगर बुक पढ़ोगे तो OX लिखा हुआ। OX स्टैंड्स फॉर ऑक्सलेटो, और En का मतलब इथेन 1,2 डाइएमीन। क्लियर है? अगली कंडीशन
पॉलीडेंटेड लिगेंड, ठीक, पॉली का मतलब ग्रेटर देन 2, इसका एग्जाम्पल हो सकता है EDTA, ठीक। EDTA का नाम है इथेन 1,2 डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो इथेन 1,2 तो यहीं से ही आ गया, इथेन 1,2 डायमीन, यानी CH2N। अब टेट्रा एसिटिक एसिड कैसे मैनेज करोगे? इधर के दोनों हाइड्रोजन इधर के दोनों हाइड्रोजन हटा के, CH3 सॉरी नॉट CH3, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, वैसे ही दो CH2COO माइनस यहाँ पे, और चलो ऐसे लिख देता हूँ मैं CH2COO माइनस यहाँ पे। कितने चार्ज दिख रहे हैं आपको? 4 माइनस चार्ज। तो ये किस में काउंट हो गया? मोर देन 2, यानी कि पॉलीडेंटेड। इसमें एक और वैरायटी आती है अपने पास, कौन? एम्फीडेंटेड या एम्बीडेंटेड। क्या होते हैं एम्फीबियंस? जो पानी और जमीन दोनों पे रहे, यानी कि लैंड और वाटर दोनों में रहे। वैसी एम्फीडेंटेड का मतलब जो जरूरत पड़ने पे अलग और जरूरत पड़ने पे अलग डेंटिसिटी शो करेगी, जैसे यही EDTA। वैसे तो ये 4 डेंटिसिटी कर ही रहा है, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो वो इन दोनों को भी तो ले सकता है ना भाई। तो डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन EDTA या तो 4 या तो 6। आया लॉजिक समझ में? ठीक है। तो ये होते हैं क्या? एम्फीडेंटेड या एम्बीडेंटेड। डन जी। इथेन 1,2 डायमीन या इथाइलिन डायमीन। टेट्रा अमीनो एसिड आप तब लिखते हो, टेट्रा अमीनो एसिड नहीं, टेट्रा एसिटिक एसिड। टेट्रा एसिटिक एसिड तब लिखते हैं जब ये कंपाउंड है, लेकिन जब आप इसको एज अ लिगेंड यूज करते हो तब वो आयनिक फॉर्म में आ जाता है, तब उसका नाम हो जाता है टेट्रा एसिटेट। डन। चलिए अब हेडिंग बस डाल करके रखिएगा IUPAC। हाँ लेकिन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगली क्लास में बड़ी कॉपी लेके आइए। ठीक है भाई, हेडिंग डाल लीजिएगा IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये अपना नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है।